हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग 9th की फिजिक्स में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है उस चीज़ को समझेंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल से चलते हैं। हम क्या करते हैं कि दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेते हैं। आप दो कोई ऐसा जो ना स्थिर ऑब्जेक्ट ले लो, है ना। दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब दो स्थिर ऑब्जेक्ट, लाइक एक बड़ा सा ले लिया टेबल, बिगर टेबल ले लिया, और आपका एक छोटा सा टेबल ले लिया, ठीक है ना। एक बिगर टेबल ले लिया और एक स्मॉल टेबल ले लिया, बड़ा टेबल ले लिया, ठीक है, और एक स्मॉल टेबल ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़ा सा टेबल ले लिया और एक छोटा सा टेबल ले लिया। अब इस टेबल पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया बड़ा सा टेबल। एक दूसरा इधर छोटा सा टेबल मैं बनाता हूं यहाँ पर, और इसको हम फोर्स, है ना, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं। 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पर भी 5 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों जगह 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये टेबल हो गया बी, ये टेबल हो गया 1, ये बिग टेबल, ये हो गया स्मॉल टेबल। अब आप बताइए कि हम दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं। हमारे पास एक बड़ा सा टेबल है, स्थिर है, एक छोटा सा टेबल भी है, वो भी स्थिर है। तो कौन सा टेबल जो है, किस टेबल को मूव कराने में ज़्यादा परेशानी होगी? इस टेबल को, बड़ा टेबल को, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू मूव इट, और ये अ लिटिल डिफिकल्ट टू मूव इट। तो इस छोटे से टेबल पर दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, इसको मूव कराने में हमें कम डिफिकल्टी होगी, कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि इस बड़े से टेबल में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। क्या रीज़न है? रीज़न है कि इसका जो मास है और इसका जो मास है, सपोज करते हैं कि इसका मास m1 है और इसका जो मास है m2 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा टेबल है, मीन्स इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा इस छोटे से टेबल के मास से। तो इसका मास ज़्यादा होने के कारण, है ना, इसको मूव कराते समय वी फील मच डिफिकल्टी रादर देन दैट इन दिस केस। ओके, तो क्या है, तो रीज़न ये है कि ये हैवियर है, इसका मास ज़्यादा है, ये आपका लाइटर है, हल्का है, इसकी तुलना में इसका मास कम है, ठीक है। तो इसमें हमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, इसमें डिफ़िकल्टी कम होगी। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि कोई भी बॉडी जो होता है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो होता है अपनी पोजीशन चेंज करना वो जल्द नहीं चाहता है। इस बॉडी के इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। बॉडी के इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी जो है चेंज का विरोध करता है, वो नहीं चाहता है कि उसमें चेंज हो, वो रेस्ट से मोशन में आए, चाहे मोशन से रेस्ट में आए, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अपने में, अपनी पोजीशन में चेंज का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। तो ये ज़्यादा मास होने के कारण ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है, कम मास होने के कारण ये कम इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए कम डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो स्टूडेंट हम यहाँ ये बात कहेंगे, सो स्टूडेंट ये कहा जाएगा कि हैवियर द थिंग्स, जो जितना भारी होगा, है ना, यानी कि हैवियर द थिंग या ग्रेटर द इनर्शिया, हैवियर जो जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे कहिए, जो जितना भारी होगा उतना ही उसका मास होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ग्रेटर इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया। दूसरी बात है ना, दूसरी बात हो गया लाइटर द थिंग्स, जो जितना हल्का होगा, जो जितना हल्का होगा उसका मास उतना ही कम होगा। स्मॉलर द मास, ठीक है, स्मॉलर द मास, उसका मास उतना ही कम होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही कम उसका इनर्शिया होगा। मीन्स वो अपने पोजीशन में चेंज का विरोध कम करेगा।
जो जितना भारी होगा वो अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध ज़्यादा करेगा, इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। जो जितना कम हल्का होगा वो अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध बहुत ही कम करेगा। तो ये बात समझ में यहाँ आ रही है कि जो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, ठीक है। यानी कि मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। अब आपके सामने क्वेश्चन कि एक एलिफेंट है और एक आपकी गोट है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? डेफिनेटली एलिफेंट का जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा गोट के मास से। एलिफेंट का मास गोट के मास से ज़्यादा होगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। यानी कि एलिफेंट का इनर्शिया जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा किसके? गोट के इनर्शिया से। तो एक हाथी अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध ज़्यादा करेगा देन जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो, और जबकि एक गोट जो होता है जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध उतना ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई यहाँ तक? सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे मोमेंटम की, बात करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं, ठीक है। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं। मोमेंटम एक्चुअली है क्या? तो मोमेंटम को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पसेस्ड बाई अ मूविंग बॉडी। जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसके अंदर कितना मोशन है, ठीक है ना। मूव करने वाला बॉडी के अंदर कितना मोशन है, मोशन कितना प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, व्हाट इज मोमेंटम? मूविंग बॉडी के पास कितना मोशन है ना, उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोशन मीन्स गति, है ना। कोई जैसे कहने का मतलब है कि एक जो है जैसे ऐसे समझिए, दो एग्जांपल से समझिए। केस नंबर 1 आप देखिए, केस नंबर 1 ये कि हमारे पास दो बॉल हैं, ठीक है ना। एक बॉल आपका है ये हो गया बॉल ए, और ये दूसरा बॉल हो गया ये बॉल बी, ठीक है ना। ये बॉल ए हो गया, ये बॉल बी हो गया, ठीक है। बॉल ए का मास है m1, इसका मास है m2, और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है, v से, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है। मान लिया जाए कि ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ये भी बॉल, और ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, बट दोनों का मास अलग अलग है। इसका मास मैं मान लेता हूँ 4 kg है बॉल का, और इसका मास मैं मान लेता हूँ 1 kg। तो एग्जाम्पल को देखने से मालूम चल रहा है कि पहला जो बॉल है वो ज़्यादा भारी है, हैवियर है दूसरे की तुलना में, ठीक है। अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब बताइए कि इनको रोकना है, अगर हमें इनको रोकना होगा, है ना, टू स्टॉप देम, अगर इनको हमें रोकना होगा तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू अप्लाई फोर्स, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स इसको रोकने के लिए लगाया जाएगा, कितना फोर्स इसको रोकने के लिए लगाया जाएगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये जो है ना, ये ज़्यादा वजनदार है ना, ये कम हल्का है, तो इसको रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसको रोकने में हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, यानी कि टू स्टॉप मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल ए देन है ना बॉल बी। बॉल बी की तुलना में बॉल ए को रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये क्या समझ रहे हैं कि ये पहली बात कि दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों के अंदर मोशन है, तो इसका मतलब दोनों के पास क्या है? मोमेंटम है। ये दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों के अंदर मोशन है ना। किसी के अंदर ज़्यादा मोशन है, किसी के अंदर कम मोशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के पास मोमेंटम है। अब इसको रोकना होगा तो हमें इस केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस केस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हैवियर बॉडी है ये, इसके पास मोशन ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। और ये जो हल्का बॉडी है
है ना, धीमी गति से जा रहा है, हल्का बॉडी है सॉरी, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसके पास मोशन कम है। तो यहाँ हम कहेंगे कि इसके पास ज़्यादा मोशन है, मोर मोशन, इसलिए ज़्यादा फोर्स लगा इसको रोकने में। इसके पास क्या हुआ, इसके पास लेस मोशन यानी कि कम मोशन है, इसलिए हमें इस केस में कम फोर्स लगाना पड़ा, कम फोर्स लगाना पड़ा। तो अब स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से हम क्या समझें, इस एग्जाम्पल से समझें ये कि इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड करता है, मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर। जिसके पास ज़्यादा मास होता है, जैसे पहला बॉडी का मास 4 kg था तो ज़्यादा मास होने के कारण उसके अंदर ज़्यादा मोशन हुआ, दूसरा बॉडी 1 kg का था इसका मतलब उसके अंदर कम मोशन हुआ। तो मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बन के तैयार हो गया, यानी कि मोमेंटम का सीधा सीधा रिलेशन है किस पर, मास पर। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही कम मोमेंटम होगा। अब आते हैं केस नंबर 2, एक और एग्जांपल यहाँ लेकर उसको समझते हैं। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है उसमें आप ये देखिएगा कि अभी हम फिर से 2 बॉल लेते हैं, फिर से यहाँ पर 2 बॉल कंसीडर करते हैं, बॉल ए है, बॉल बी है, बट ये इसकी जो वेलोसिटी है वो जो है ना अलग अलग कर देते हैं। इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं कर दे रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं कर दे रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर। और इस बार दोनों के मास को, इसका भी मास आपका 2 kg और इसका भी मास 2 kg, दोनों का मास सेम हो गया है ना, बट वेलोसिटी उसका अलग अलग हो गया। ठीक है, वेलोसिटी उसका अलग अलग हो गया। अब बताइए कि अब आपको रोकना होगा, ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना, ये इसकी वेलोसिटी कम है, तो अब अगर आपको रोकना होगा तो क्या करेंगे, किस केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस केस में जो फोर्स लगेगा, ये तेज़ फास्ट चल रहा है, ये स्लोवर चल रहा है, तो ये है ना फास्ट चल रहा है, ये स्लोवर चल रहा है। तो यहाँ पर भाई फास्ट चल रहा है तो इसको रोकने के लिए हमें फोर्स F1 लगाया हम इसको रोकने के लिए, और यहाँ रोकने के लिए हम फोर्स क्या लगाया, F2 लगाया। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये वाला फोर्स, यहाँ हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके कंपेयर में, इसकी कंपेयर में। यानी कि यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं कि एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं ये कि यहाँ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा मोशन है, यहाँ कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसके अंदर ज़्यादा मोशन है, मोर मोशन, और इसके पास लेस मोशन, इसलिए हमें यहाँ पर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो दूसरी बात यहाँ से निकल कर ये आ जाएगी, दूसरी बात यहाँ से निकल कर ये आएगी कि ये जो मोमेंटम हुआ ये डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। जितना ज़्यादा मोमेंटम का P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम, जितनी कम वेलोसिटी उतना कम मोमेंटम। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला मास पर डिपेंड करता है और दूसरा वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन दोनों को, ये 2 बात यहाँ पर हो गई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, मोमेंटम को डिफाइन करने का एक और तरीका है। मोमेंटम की जो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी वो ये होगी, मोमेंटम की जो दूसरी डेफिनेशन होगी कि जो मोमेंटम होता है ना, वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास इंटू वेलोसिटी का। किसका प्रोडक्ट होगा, मास इंटू वेलोसिटी का वो प्रोडक्ट होगा। यानी कि मोमेंटम का P, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका P, इसका M और इसका V, तो P इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू यहाँ पर mv आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका SI यूनिट निकाल लेते हैं। किसका SI यूनिट निकालना है, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से इसका SI यूनिट निकालिए। मास का kg होता है और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा कितना भाई, इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अब CGS यूनिट की बात करते हैं। CGS यूनिट में देखेंगे तो फिर से फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, mv, इसको ग्राम में कैलकुलेट करते हैं और इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इसका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें आप देखोगे, अगला ये है कि ये कैसा क्वांटिटी है। जो मोमेंटम है, मोमेंटम यानी कि P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड है, अपना वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड है, अपना वैल्यू भी है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है ना P = m × v, इस फार्मूला को लिखने का एक और तरीका है। मैंने आपको बताया कि इसके पास डायरेक्शन भी होती है, इसलिए इसको एरो लगा दीजिए ऊपर, एरो बताएगा डायरेक्शन। मास के पास डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, इसलिए इसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो जिसके पास डायरेक्शन होती है उसको एरो लगाकर डिनोट करते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रीडैश, इसको पढ़ेंगे P वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, P वेक्टर = m × v वेक्टर। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आया कि डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, राइट। तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो आइए देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बॉल है A और इसका मास है m और ये इस तरह से चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि P इज अलोंग, P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, बॉडी जिधर जा रही होती है उधर ही उसका, उसी तरफ जो है आपका मोमेंटम के भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। अब ये जो है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि जो P = क्या हो गया, यहाँ पर mv हो गया, P = mv, ठीक है। P = mv। तो अगर हम ग्राफ, इसमें मैंने बताया अभी जस्ट पहले कि P जो है डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है। इस फार्मूला में आप देखेंगे कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं मास के और मोमेंटम का, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन शो करता है कि मोमेंटम और मास में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना चेंज, अगर हम मास को दोगुना करेंगे तो मोमेंटम भी दोगुना होगा, मास को हाफ करेंगे तो मोमेंटम भी हाफ होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जो भी चेंज मास के साथ करेंगे वही चेंज आपका किसके साथ होगा, मोमेंटम के साथ होगा। दूसरी बात कि मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। और अगर हम इसको तिगुना करते हैं वेलोसिटी को, तो मोमेंटम भी हमारा तिगुना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को अगर हम 50% कर देते हैं तो हमारा मोमेंटम भी 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में मोमेंटम को समझा। अगली वीडियो में मोमेंटम से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।